था कि 2022 में मैंने अपने सोशल मीडिया बंद कर दिए थे। एंड फिर मैंने ये कहा था जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उसके बाद ही मैं पहला पोस्ट अपनी फ़ोटो के साथ करूँगी जिसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, साथ ही पोस्ट का नाम लिखा रहेगा। आपने बताया कि दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, तो मैं उन लोगों पे कम ध्यान देती थी जो मुझ पे डाउट करते थे, क्योंकि महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय है, स्पेशली हमारे क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के लेवल पर देखा जाए तो नॉलेज और आपकी राइटिंग स्किल की परीक्षा है। तो आपको मेंस में ये है कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, आप अपनी पढ़ाई के सोर्सेज लिमिटेड रखें, बार बार उनको रिवीजन करें, एंड सबसे सामने जाते हो तो आपका बिल्कुल रियलिटी निकल के आती है। आप कुछ नमस्कार, आज हम हैं मंडला ज़िले की निवास तहसील के नज़दीकी ग्राम बिफौरा में। पिछले दिनों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 का अपना मुख्य परिणाम जारी किया है, जिसमें एक छोटे से गांव बिफौरा की बेटी मोना मिश्रा ने 9वां स्थान पाया है और उसका चयन डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हुआ है। तो आज हम अपनी बहन मोना से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है, वह श्रेय किसको देती हैं और उनने किस प्रकार पढ़ाई की कि उनने एक अच्छा स्थान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्राप्त किया है। नमस्कार, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना 2024 का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही घोषित किया है, जिसमें आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला के एक नज़दीकी तहसील निवास के एक छोटे से ग्राम बिफौरा की एक बेटी ने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त करके डीएसपी रैंक हासिल की है। और पुलिस विभाग का, गृह विभाग का सबसे बड़ा पद डीएसपी होता है। आज हमारी बहन मोना मिश्रा हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे, उनने किस प्रकार तैयारी की, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, ये सब आज हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? मेरी स्कूलिंग 10th तक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से हुई है और 11th-12th गवर्नमेंट कन्या स्कूल से हुई है। निवास से ही? हाँ, निवास से। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन होम साइंस कॉलेज जबलपुर से था और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा माता गुजरी कॉलेज जबलपुर से था। माता गुजरी से हाँ। था। आपने किस विषय से की अपना? मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से था और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से। कब सोचा कि सिविल सेवाओं के क्षेत्र में जाना है और समाज के लिए कार्य करना है? 12th का जैसे रिज़ल्ट आया था तो उसमें भी मैं मेरिट में थी, जिले में 2-3 स्थान था। तो उस समय मैंने सोचा था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है और तभी मैंने इस विषय में थोड़ा सर्च भी किया था। लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई भी होती है तो मैंने थोड़े दिन उसको पॉज किया एंड मैंने सोचा ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करूँगी। फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की प्रॉपर। तो आप कब से तैयारी कर रही थी? मैं 2019 से तैयारी कर रही थी। ये आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा 5वां प्रयास था। हमने देखा कि आपने ईडब्ल्यूएफ का भी प्रयोग नहीं किया है, आप अनरिजर्व्ड कोटा से ही रैंक हासिल की हैं। तो आपने क्या कहीं कोचिंग की थी या खुद से ही पढ़ाई की? नहीं, कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की है। क्योंकि पहला अटेम्प्ट मेरा कोविड के दौरान था तो मैंने काफ़ी यूट्यूब के सहारे, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट डाला था तो उसके सहारे मैंने काफ़ी तैयारी की थी। आपको क्या लगता है, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, आपने यहाँ देखा होगा कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाना भी, कई लोगों को लगता है, कई परिवारों को नहीं पढ़ाना चाहिए, कुछ टाइम बाद विवाह कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी इस उपलब्धि से सोसाइटी पर क्या एक असर पड़ेगा हमारी बेटियों के लिए? रूरल एरिया में मोस्टली देखा जाता है ये कि गर्ल्स को बॉयज़ के कंपैरिजन में कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि छोरे छोरियों से कम ना होगे, छोरियाँ ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं आज देखें हम तो समाज में, तो उनको बराबर मौका मिलना चाहिए और आप उन पे विश्वास कीजिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेंगी। जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पे विश्वास किया, उन्होंने मुझे पूरा समय दिया कि आपको, जब तक आप नहीं कहोगे कि पापा मम्मी मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब तक हम आपको रोकेंगे नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप उनको विश्वास कीजिए उन पर और उनको मौका दीजिए। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 10वीं 11वीं 12वीं, आजकल वो सोशल मीडिया में इतना डूब गए हैं कि उनको मोबाइल से ही टाइम नहीं मिलता। आपने अपनी तैयारी के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान मोबाइल से क्या दूरी बनाई, कितना समय फ़ोन को दिया और अपनी पढ़ाई को किस प्रकार फ़ोन से दूर रखा? क्योंकि मैं स्कूल दौरान से ही मैंने किताबों से पढ़ाई की है, बहुत कम मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया है या फिर स्क्रीन का इस्तेमाल किया है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि सोशल मीडिया के लिए मुझे एडिक्शन नहीं हुआ कभी। लेकिन ये है कि लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिए कि आप इतने समय तक आप यूज़ करेंगे।
लेकिन मेनली ये है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दीजिए। उसके बाद यदि आपको एंटरटेनमेंट के लिए है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फ़ोन से एंटरटेनमेंट ना लेकर आप बाहरी दुनिया से लीजिए, उससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपका माइंड भी फ्रेश होता है। तो बस मैं ये कहूँगी, मैंने तो अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने ये किया था कि 2022 में मैंने अपने सोशल मीडिया बंद कर दिए थे। एंड फिर मैंने ये कहा था जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उसके बाद ही मैं पहला पोस्ट अपनी फ़ोटो के साथ करूँगी, जिसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, साथ ही पोस्ट का नाम लिखा रहेगा। तो इस प्रकार का कुछ मैंने किया था और मुझे ये विश्वास था कि एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, देर सही लेकिन आएगा ज़रूर ये दिन। जब आपने तैयारी की तो कई लोगों ने ऐसा भी बोला होगा, आपको डीमोटिवेट भी किया होगा। कहते हैं साथ देने वाले जितने होते हैं उससे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आप एक छोटे स्थान से हो, हाँ। आपने कोचिंग नहीं की, आप दिल्ली नहीं गए, आप ज़्यादा नहीं पढ़े, आप कैसे करोगे? तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? जैसे आपने बताया कि दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, तो मैं उन लोगों पे कम ध्यान देती थी जो मुझ पे डाउट करते थे। बस मैं उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देती थी जो मुझ पे विश्वास करते थे, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे आसपास के दोस्त जो मुझ पे हमेशा कहते थे कि तुझ में है वो क्षमताएं, बस कर जाएगी तू एक दिन, बस अंत तक मत हारना, जब तक जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता है उस दिन तक प्रयास करते रहना। तो मैंने उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया जो मुझ पे विश्वास करते थे। पढ़ाई के दौरान जब हम कंटिन्यू कुछ घंटे पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर लें कुछ टाइम के लिए, तो आप उस टाइम में क्या करते थे? फ़ोन आप चलाते नहीं थे ज़्यादा, तो आप अपने टाइम को कैसे मर्ज करते थे फिर कि हम कुछ टाइम रेस्ट ले लें पढ़ाई से? 4 घंटे पढ़ लिए, 10 मिनट 15 मिनट अगर हमको कुछ और करना है, तो फिर आपकी हॉबीज़ क्या थी? आप किस चीज़ में टाइम देते थे? जैसे आपने बताया 4 घंटे पढ़ने के बाद जैसे, तो मैं दोस्तों से बात करना प्रेफर करती थी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो वहाँ काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल था बड़ा। तो ये था कि चाय पे चर्चा प्रकार से, कि चाय पी रहे हैं, फिर कुछ जो तत्कालीन घटनाएं हो रही हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, वो डिस्कशन कर लिया। या फिर एक जैसे मैं इंदौर में रही थी तो तैयारी के दौरान टेस्ट वगैरह लगाए थे मैंने कोचिंग से, तो उस दौरान हम एक भोलाराम बहुत फेमस स्ट्रीट है, तो हम घूमने निकल जाते थे कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो घूम कर आते हैं, कि वहाँ पर जाओ तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रेशर में या फिर आप उस माहौल को देखकर पढ़ाई करते हैं कि वापस से आपको 4 घंटे बाद आपने 15 मिनट यदि घूमा है तो वापस से आके आपको 4 घंटे पढ़ने की एनर्जी मिल जाती है। तो मैं यही करती थी पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई के दौरान माता पिता ने आपका बहुत साथ दिया, हमेशा सहयोग। उसके अलावा और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं या ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिन्होंने शुरू से साथ दिया? जब आपने अपना स्ट्रगल शुरू किया, अपनी तैयारी शुरू की, उसके बाद से बिना डाउट किए जब आप आज सक्सेसफुल हुए हो, एक अच्छी पोस्ट आपने गेन की है, तो ऐसे कौन से टीचर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आपको हमेशा सपोर्ट किया, कभी आपको नेगेटिव नहीं होने दिया? हाँ, पेरेंट्स ने तो बहुत बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि उनके विश्वास से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। साथ ही टीचर्स ने जो मेरी नींव डाली उसका ही परिणाम है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं सभी शिक्षकों को, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और साथ ही साथ दिया, उन्होंने विश्वास रखा, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। साथ ही मेरे फ्रेंड सर्कल था, उनको पूरा विश्वास था। समटाइम्स मुझे डाउट होता था कभी कभी अपने आप पे कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। एक तो कुछ लोग थे, जैसे आपने बताया कि आप जनरल से हो, आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी है, जैसी बातें होती थी। बट ये था कि दोस्तों का बहुत विश्वास था मेरे पे और उनका बहुत साथ था। तो मैं दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि हम हर प्रकार की बातें पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं या फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम दोस्तों से वो चीज़ शेयर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों का मेरी लाइफ में बहुत अहम रोल है और आगे भी रहेगा, और मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको कैसा लगता है, अपने गृह विभाग की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है MPPSC में, DFP, उसमें आपका रैंक आया है, आप DFP अब बनोगे, तो आप सोसाइटी के लिए, पिछड़े तबके के लिए, आप एक गांव से हो तो आप जानते हो कि लोग किस स्तर तक रहते हैं। जी। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनके लिए क्या करोगे? महिला सुरक्षा के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? चूँकि महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय है, स्पेशली हमारे क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के लेवल पर देखा जाए तो मैं कोशिश ये करूँगी कि जो भी नीतियाँ उनके द्वारा के लिए बनाई गई हैं या कार्यक्रम है, तो मेरे हाथ पर तो यही रहेगा कि सरकारी जो भी कार्यक्रम है उनका उचित तरीके से क्रियान्वयन करके मैं अधिक से अधिक लाभ दे पाऊँ। और मैं ये प्रयास करूँगी कि जो भी निचले स्तर के या तबके लोगों का है उन पर विशेष फोकस रखूँ और सबको समावेशन की दृष्टि से विकास में सहभागी बनूँ।
और आपको क्या लगता है, आप अब डीएफपी बन गए हैं तो क्या आगे भी पढ़ाई जारी रहेगी अब कुछ जी और हाँ। बनने के लिए? जी बिल्कुल, अभी एक्चुअली मेरा 2025 का मेंस भी है, तो डेफिनेटली मैं तैयारी करूँगी कि डिप्टी कलेक्टर पद के लिए मैं कोशिश करूँ, और प्रयास रहेगा कि मैं उसको हासिल करूँ। जैसा कि ये कॉमनली देखा गया है कि जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं वो यूपीएससी में भी ध्यान देते हैं, या जो यूपीएससी करते हैं वो भी अपने स्टेट की पीसीएस में ध्यान देते जी हैं। जी तो बिल्कुल। आपने भी क्या यूपीएससी दी? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है मैंने, चूँकि मेरा क्योंकि 2020 से कंटिन्यूस एग्ज़ाम निकल रहा था, बशर्ते कुछ न्यायालय के वो थे, केसेस थे, उसके कारण पेंडिंग है मेरे 3 रिजल्ट्स 20, 21, 22 वाले। तो मुझे समय नहीं मिला, परंतु हाँ, भविष्य में मैं ज़रूर इसकी तैयारी करूँगी। ऐसा होता है, बहुत से लोग तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो हर बार निकलता है हाँ, लेकिन उनका मेंस नहीं निकलता कभी। डेफिनेटली। तो उनके लिए आप एक क्या छोटा सा मैसेज देंगे कि वो कैसे पढ़ें? देखिए, इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो तीनों का अलग डिमांड है। आप जब तक एग्ज़ाम की डिमांड नहीं समझेंगे, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में ये होता है समटाइम्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको 4 में से 1 चूज़ कर रहे हैं, तो व्यक्ति कर देता हो, कई बार तुक्के से भी 1-2 नंबर के फ़र्क से निकल जाता है। परंतु मेंस आपके नॉलेज और आपकी राइटिंग स्किल की परीक्षा है। तो आपको मेंस में ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, आप अपनी पढ़ाई के सोर्सेज लिमिटेड रखें, बार बार उनको रिवीजन करें, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी राइटिंग स्किल। जो डिमांड है उसकी एमपीपीएससी की, यदि बच्चे ने एक बार वो समझ लिया तो कभी उसका मेंस नहीं रुकेगा। और इंटरव्यू के लिए ये है कि आप कितना भी फेक बन लीजिए, आप कितने भी कोचिंग्स वाले आपको बोल देंगे कि आप ऐसे बन लीजिए, आप अपनी हॉबी ये डाल लीजिए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, परंतु जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हो तो आपका बिल्कुल रियलिटी निकल के आती है। आप कुछ भी फेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस रहता है, वो इतने बच्चों से बात कर चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन बच्चा फेक बनने की कोशिश कर रहा है और कौन वास्तविक इसका मूल व्यक्तित्व क्या है। तो बस ये है कि हर स्टेज की एक अलग डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और मैं जैसे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि धैर्य रखना है, क्योंकि ये परीक्षा धैर्य बहुत मांगती है, साथ ही अनुशासित रहना है, और कंसिस्टेंसी के साथ ही एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है। आप इंदौर में थे, जबलपुर से आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप कुछ समय इंदौर में भी रहे हैं। जी। तो आप घर कब कब आते थे? क्या ऐसा होता था कि हम कुछ फेस्टिवल्स मिस कर दें अपनी तैयारी के लिए? क्योंकि जब हम डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं तो हमारा टास्क रहता है हम ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम कुछ करेंगे। तो आपको कभी लगा नहीं कि अब कुछ दिन घर चले जाएं? जैसे फेस्टिवल मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने सिर्फ दिवाली ही घर में मनाई है पिछले 3 सालों से। बाकी होली, रक्षाबंधन और जो भी मेन फेस्टिवल रहते मैं कभी यहाँ नहीं थी। तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, मतलब फेस्टिवल में कभी नहीं आना है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं और हम घर नहीं पहुंच पाते हैं हम, लेकिन ये है टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है कि हम वीडियो कॉल के जरिए शामिल हो सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में या फिर किसी विशेष ओकेज़न में। तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो मांगती है, बड़ी चीज़ ये है। आपने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और अब आप डीएफपी बनोगे। जी। उसके बाद अब आपने तो सक्सेस पा ली, अब आपको समाज के लिए भी आपने बता दिया आप क्या करोगे। फैमिली के लिए क्या सोचते हैं, मम्मी पापा के लिए क्या सोचते हैं कि उनके लिए क्या करना है, जिन्होंने बचपन से अभी तक हमारा साथ दिया, हर मोमेंट पे हमारा साथ दिया, तो अब हम उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए इससे बड़ी खुशी तो कुछ नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे के मन में रहता है ना कि हम, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया, तो हम उनके लिए भी अब कुछ करें। जी डेफिनेटली। जैसे कि मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली पापा का ये सपना था कि मैं एक बार सिलेक्शन हो जाए, और जैसे पापा टीचर भी हैं तो उनका प्लान था कि रिटायरमेंट के बाद उनको नर्मदा परिक्रमा करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं नर्मदा परिक्रमा कराऊँ उनको, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो खुश रहें, मतलब वो जैसे आज उनने प्राउड फील किया है मुझे लेकर, वो हमेशा प्राउड फील करें। और जो उन्होंने संघर्ष किया है हमको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, मैं उसकी तो भरपाई नहीं कर सकती क्योंकि वो पेरेंट्स है, परंतु मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो हमेशा खुश रहें। तो इसके लिए जो मुझसे प्रयास हो पाएगा वो मैं अवश्य करूँगी। आपने नर्मदा परिक्रमा का जिक्र किया कि आप जी अपने जी पिताजी को परिक्रमा कराएंगी, तो क्या आप भी उसमें शामिल रहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हाल ही में जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं ओमकारेश्वर में ही थी और मैंने पंचकोशी परिक्रमा पूरी की ही है और रिजल्ट आ गया है। तो मैं बहुत आभार मानती हूँ नर्मदा मैया का, और बहुत कृपा रही है हमेशा से उनकी हमारे परिवार पर। तो डेफिनेटली मैं उस परिक्रमा में शामिल होने का पूरा प्रयास करूँगी।
आपको क्या लगता है जीवन में जो हमें सफलता मिलती है उसमें हमारी मेहनत, हमारे माँ बाप का परिश्रम, उनका साथ, इसके अलावा ईश्वर की भी कितनी कृपा रहती है हमारी ऊपर? जी डेफिनेटली ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं हो क्योंकि सकता है। तैयारी तो सभी करते हैं। बस बस यही है कि तैयारी सभी करते हैं, परंतु एक विश्वास है, ईश्वर विश्वास ही है, एक शक्ति जिसके ऊपर आपका विश्वास है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो पेरेंट्स के साथ साथ ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में कि एक समय आता है, लोग मुझसे कहते थे कि सबका समय आता है, तो मैं उनको यही कहती थी समय का मुझे नहीं पता लेकिन मेरा दौर आएगा। तो बस उसका इंतज़ार था मुझे, और ईश्वर की कृपा से और पेरेंट्स के सहयोग से आज मैं यहाँ हूँ। आपकी मम्मी जनपद सदस्य हैं। जी वो भी अब समाज के लिए कार्य कर रही हैं। जी। तो आपको क्या लगता है अब आप उनका भी अच्छे से साथ दे पाएंगी? बहुत से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप दोनों माँ बेटी साथ में डिस्कस कर पाएंगे जी जी जब definitely। आपको समय मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल। चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ही समाज सेवा से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसने भी मुझे प्रेरित किया कि मम्मी का जो जनपद सदस्य है मम्मी, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो कर रही हैं। साथ ही पापा का जो योगदान है टीचिंग के क्षेत्र में, उस सब से प्रेरित होके ही मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी, और आज मुझे भी फाइनली एक मौका मिला है जहाँ मैं समाज की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकती हूँ। अभी आप जब पढ़ाई करते थे, आपने बताया आप जब पढ़ाई के बाद फ्रेंड से बात करना, घूमने चले जाना, और क्या हॉबीज रही हैं आपकी? मेरा मेनली था कि घूमने का था, यात्रा वृतांत जिसे मैं लिखती भी थी, जैसे मैं किसी यात्रा पे गई हूँ तो लिखती भी थी। साथ ही मेरी कार ड्राइविंग थी कि समटाइम्स मुझे ऐसा होता था कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती थी, तो यही मुख्य हॉबीज़ थी। और कुछ बुक्स पढ़ने का था कि मैं बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा मैं नहीं कनेक्ट रह पाती थी, परंतु मैं बुक्स ज़रूर पढ़ती थी। MPPSC आपने किस माध्यम से दी? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी माध्यम से दी मैंने। शुरू से ही हिंदी से दी? जी हाँ, हिंदी माध्यम से ही दी। करंट अफेयर्स जो होता है, जो नॉर्मली जो PSC एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, जी हाँ। तो आपकी लाइफ में भी ये था कि आप सुबह पढ़ते थे क्या रोज़ न्यूज़पेपर? हाँ, न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ आपको जानकारी नहीं मिलती, आपको मेंस के लिए आपको एक वोकैब मिलती है, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं वो आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपकी एक जनरल समझ विकसित होती है कि यदि कोई भी एक मुद्दा चल रहा है तो आपके उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो आप जब 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ते हो और एनालाइज करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस क्षेत्र में हो सकते हैं। तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चों को मैं ये कहूँगी कि ज़रूर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। तो आप सभी ने सुना, हमारे साथ थी हमारे ज़िले की MPPSC की टॉपर, इन्होंने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान पाकर DSP की रैंक हासिल की है। पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है कि एक बेटी ने बहुत मेहनत करके, बिना कोचिंग के, खुद की बल पे तैयारी करके, माँ बाप के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से और खुद के अथक परिश्रम से यह सफलता हासिल की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन मोना मिश्रा की प्रेरणा, उनका परिश्रम अन्य एस्पिरेंट्स, अभ्यर्थियों के लिए एक शक्ति बने और उनकी तैयारी को भी एक नया बल मिले। धन्यवाद।